अभी तक हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी में जितना भी काम किया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी पता चलेगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं और उन टाइप के सवालों के लिए हमें अपनी अप्रोच कैसी रखनी है। ठीक है, देखो मैं 3 सवाल दे रही हूँ। एक है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको कोई भी एक सर्टेन रेडियो आइसोटोप एलिमेंट दिया हुआ है, उस रेडियो आइसोटोपिक एलिमेंट का जो टी हाफ है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 1.5 आवर्स। ठीक है, आपको उसका इनिशियल मास यानी कि W0 कितना दिया हुआ है 32 ग्राम। अब यहाँ पे तुमको ये बताना है कि आफ्टर 6 आवर्स, मतलब अगर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को 6 घंटा तक एक्सपोज कर दिया गया, वैसे तो उसको एक्सपोज करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने रेडिएशंस एमिट करते ही रहते हैं, किसी के बोलने पे रुकने वाले कहाँ हैं वो। तो आफ्टर 6 आवर्स आपको ये बताना है कि WT, ठीक है, कितना होगा, कितना वेट रेडियो एक्टिव आइसोटोप का बचा होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। और फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि आपके पास जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो W0 आपको दी हुई है 1 ग्राम। आपको ये दिया है कि WT आपके पास है 0.125 ग्राम। ठीक है, अच्छा, और ये WT कब है, ये पर्टिकुलर WT है आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद में कितना वेट बचा। अब आपको ये बताना है कि टी हाफ कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखो दोनों ही सिमिलर पैटर्न के सवाल हैं, सिर्फ क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। बट मैं अप्रोच बताती हूँ, देखो कैसे करना है। अगर आपको टी हाफ दिया है और एज वेल एज आपको टाइम, दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो आप ऐसे केस में क्या करिए, आप उसका n कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ये बेटर रहता है। n मतलब जो टाइम दिया है उसको डिवाइड कर दो टी हाफ वाले टाइम से, सो n विल बी 4। ये 4 का मतलब ये होता है कि उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कंप्लीट कर ली। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँगी कि जब तुम्हारे 2 किलोमीटर का जब तुम डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे ना, तब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं कहूँगी कि तुमने 1 यूनिट काम किया। लेट्स से मैंने ऐसा कहा, तो अगर तुमने 8 किलोमीटर लेट्स से डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कायदे से फिर तुमने कितना यूनिट किया, 4 यूनिट। तो ये वही चीज़ है कि अगर एक हाफ लाइफ 1.5 घंटे की है और कोई चीज़ 6 घंटे तक अगर हो रही है, तो वहाँ पे आप उसकी उस 6 घंटे में ऐसी और कितनी हाफ लाइफ हुई होंगी, ये हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब WT निकालना है, तो ऐसे में बहुत ही प्यारा सा हमारा फॉर्मूला है जो कि हम पुरानी क्लास में देख चुके हैं, उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारा, n इज इक्वल्स टू, क्या होता है n इज इक्वल्स टू आपका जो इनिशियल मास या फिर इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, या फिर n0, कुछ भी इनिशियल n0, W0, A0 कोई भी चलेगा। तो W0 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर n, इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे बेसिकली क्या मिल जाता है, WT मिल जाता है। W0 मेरे को कितना दिया हुआ है 32, 2 रेज़ टू द पावर n जो कि आएगा 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4 16 हो जाएगा। 32 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से WT कितना आ गया 2 ग्राम, यानी कि 6 घंटे बाद आपका जो 32 ग्राम रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो सिर्फ 2 ग्राम बचा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी भी तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है कि कितना बचा, जैसा कि पूछा गया है, कितना खर्च हुआ। ऑब्वियसली अगर 32 में से 2 बचा तो 30 खर्च हुआ होगा। कोई ये पूछ लेगा कि बताइए यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ्स हैं, 4 हाफ लाइफ्स हैं। कोई ये पूछ लेगा कि कितना परसेंटेज वो डिकम्पोज हो गया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 30 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरीके के सवाल। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखो मैंने जैसा बाजू में दिया है, उसमें मैंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन में मैं तुमको टी हाफ दे रही थी और आपसे WT पूछ रही थी। सेकेंड क्वेश्चन में आपको हमने क्या कर दिया है, टी हाफ पूछ लिया है और WT दिया है। तो क्या यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे? देखो दिक्कत तो नहीं है, लगा तो सकते हो, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी। तो अननेसेसरी लंबी मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ना। देखो कैसे लंबी मैथमेटिक्स पढ़ जाएगी मैडम, वो इस तरीके से
n इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय आप लोगों का, नॉट 1 डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब जितना आपको टाइम दिया है 24 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब ना आपको n दिया है और ना आपको टी हाफ दिया है, फिर एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो इसके झंझट में नहीं पड़ना। फिर अब इसका मतलब तो ये क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। नहीं, ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे जो आपने केमिस्ट्री में अभी तक सीखी है। क्या? जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन? के टी वाली। बस फर्क इतना है, यहाँ पे हम के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, लैम्बडा से। तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी, ए नॉट अपॉन ए टी या फिर डब्ल्यू नॉट अपॉन डब्ल्यू टी या फिर एन नॉट अपॉन एन टी। खैर यहाँ पे वेट दिया है तो उसके टर्म्स में बात करते हैं, वेट के टर्म्स में बात करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। टाइम आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 24 घंटे। इसको वैसे का वैसे ही रखा। लॉग बेस 10 है, याद रखना। 1 को मैं लिख देती हूँ 1000 और 0.125 को लिख देती हूँ 125, है ना। अब देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, कर लेते हैं। अगर 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 और ये 2 0, इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 25 और ये 25 1 सा और ये 25 8 सा। अब देखो लॉग 8 की जो वैल्यू है ना वो कोई याद नहीं रखता। लोग क्या याद रखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी, कि 8 को लिखते हैं 2 का क्यूब और इस क्यूब को लेकर आ जाओ सामने। लॉग की प्रॉपर्टी, आयोनिक इक्विलिब्रियम या अभी तक की जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है इन सब प्रॉपर्टीज़ के साथ तो बहुत अच्छे से तुम अवगत हो गए होगे। और लॉग 2 की वैल्यू तो मैंने तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में ही कहा है याद रखने को। और साथ ही साथ में जिस इंसान ने केमिकल काइनेटिक्स के डेरिवेशंस पढ़े हैं, याद रखे हैं, उसको ये पता होगा इन दोनों क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना 2.303 एंड 0.3010, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर आता है 0.693 और अपॉन में ये 8। ठीक है, तो ये लैम्बडा की वैल्यू आई। अच्छा, इस लैम्बडा की यूनिट क्या होगी? देखो, लैम्बडा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा। तो अगर टाइम की यूनिट इस क्वेश्चन में आवर है तो लैम्बडा की यूनिट विल बी आर इनवर्स। दूसरी चीज, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता कि बताइए इस क्वेश्चन का लैम्बडा क्या है, जो कि मैं जब लास्ट क्लास मैंने ली थी जिसमें आपको सिखाया था कि रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, तो वहाँ पे मतलब भी बताया है कि लैम्बडा का भाई आखिर मतलब होता क्या है ना। जैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बस लैम्बडा आ जाता है, बट स्टिल हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। आंसर का क्या करें? तो हमने लास्ट क्लास में ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या, एक रिलेशनशिप पढ़ा था कि टी हाफ इज नथिंग बट 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो आप ऊपर से निकाली हुई लैम्बडा की वैल्यू को बस यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत है, 0.693 कट गया और यहाँ से टी हाफ आ गया आप लोगों का 8 आवर्स। ये क्वेश्चन आपसे उसने पूछ लिया था। अब वो टी हाफ ना पूछ के तुमसे ये भी तो पूछ सकता था एन कितना है। और अगर इमेजिन करो, इमेजिन लेट, अगर उसने एन पूछना होता तो एन कैसे पूछते कि जो टाइम आपको दिया गया है, मतलब अब वो ये पूछ सकता था कि 24 आवर्स तक आते आते उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ कितनी हाफ लाइफ हो गई। तो कितना टाइम दिया है, 24 आवर्स। एक हाफ लाइफ को कंप्लीट होने में 8 घंटे लगते हैं, तो ऐसी कितनी हाफ लाइफ हो गई होंगी, 3 हाफ लाइफ उसने कंप्लीट कर ली होंगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो हाफ लाइफ भी अगर कैलकुलेट करनी है तो पहले लैम्बडा निकाला, लैम्बडा से टी हाफ निकाला और टी हाफ से फिर एन निकाला, राइट। कल को इसी क्वेश्चन के सहारे वो कुछ और पूछ सकता था कि बताइए कि आफ्टर 48 आवर्स, ऐसा पूछ लेता कि आफ्टर 48 आवर्स बताइए डब्ल्यू टी कितना है। तो 48 आवर्स बाद डब्ल्यू टी कितना है इसको बताने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के लिए मुझे एन नहीं पता, तो पहले आपसे लैम्बडा निकलवाता, फिर आपसे टी हाफ निकलवाता, टी हाफ के बाद एन निकलवाता और फिर 48 आवर्स बाद आप ये कैलकुलेट कर लो। तो मुझे एक बात बताओ कि 48 आवर्स की अगर मैं बात करूंगी तो 48 आवर्स तक पहुंचते पहुंचते हाफ लाइफ से 3 तो नहीं रहेंगी ना। 48 आवर्स तक पहुंचते पहुंचते हाफ लाइफ कुछ इस तरीके की हो जाएंगी, 8 5 40, 8 6 48, 6 हाफ लाइफ हो जाएंगी। तो 1 ग्राम हमारे पास इनिशियली 2 raised to the power 6 सॉल्व कर लेना पॉइंट में, परसेंटेज में पूछ सकता था।
तो ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ आपको ट्यूशन में सिखाई जा रही है या कोचिंग मटेरियल में जो सिखाई जा रही है वही एग्जैक्टली हूबहू आपके पेपर में आएगी। उसमें आपको स्लाइट वेरिएशंस मिल सकते हैं, बट वेरिएशंस कभी ऐसे नहीं होंगे कि अरे यार करके ये चीज़ तो ना मेरे को फॉर्मूले में थी ही नहीं। माइट बी देयर आर सम क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, बट स्टिल इतना बड़ा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। खैर, वो जो चीज़ें मिलती हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए होती हैं। अगर पूरा ही पेपर ऐसा बता देंगे कि अच्छा सोचो सोचो सोचो, तो फिर तो ऐसे में कैसे एग्ज़ाम बच्चा क्रैक करेगा। एक और क्वेश्चन, आपको इस बार एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया है आयोडीन, एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 125। डन। अब इसकी जो टी हाफ आपको दी हुई है वो टी हाफ आपको दी हुई है कितनी, 60 डेज। ये आपका टी हाफ उसने दिया है, बहुत अच्छी बात है ना। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है कि आफ्टर 180 डेज, जैसे अभी ऊपर हम लोग आवर्स में बात कर रहे थे, ठीक है, तो अभी उसने क्या पूछ लिया आप लोगों से, अभी उसने आपसे क्या पूछ लिया, उसने आपसे 180 डेज का दे दिया। अब वो ये पूछेगा आफ्टर 80 डेज, वो ये पूछ लेगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी इज प्रेजेंट। अब एक्टिविटी ये वर्ड तुम लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए। इस दिन हम लोगों ने, है ना, आप लोगों का क्या किया है, हम लोगों ने उस दिन एक्टिविटी का मतलब समझा है। अच्छा, और एक्टिविटी का जब मतलब समझे हैं तो मतलब समझने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा एक रिलेशनशिप भी डिराइव किया था। एक्टिविटी का मतलब मैंने कुछ बताया था ना तुमको कि इतना परसेंटेज, अगर आपको मतलब बेसिकली हमने कुछ नहीं किया था, हमने लैम्बडा को, तुम्हें अगर पुरानी क्लास को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, है ना, तो हमने एक एवरेज लाइफ वाला टॉपिक पढ़ा था। एवरेज लाइफ में हमने सिर्फ टी को 1/लैम्बडा से सब्स्टिट्यूट किया था, याद आ रहा होगा, ठीक है। खैर, तो उसमें हम लोगों ने ये सारी बातचीत की है। बट अभी क्या है, आपको टी हाफ दिया है और आपको 180 डेज की बातचीत वो कर रहा है। तो साफ साफ इस यहाँ से सवाल से समझ में आता है कि n की वैल्यू कितनी है, 180 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 3। अच्छा, ऐसी करतूत मत करना कि उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर दोनों ही क्वांटिटी के यूनिट सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया कि नहीं। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि आफ्टर 180 डेज कितनी एक्टिविटी बचेगी। तो मैंने क्या बताया कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, WT इक्वल टू W0/2⁻n। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे WT हो, वहाँ पे आप लोगों का क्या हो सकता है, A0 भी हो सकता है, मतलब AT भी हो सकता है, NT भी हो सकता है, तीनों टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन एक्टिविटी के टर्म्स में पूछा है तो हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, AT इक्वल टू A0/2⁻n। अब देखो 2⁻n की जगह तो आ गया 3, यानी कि उसकी जगह तो आ गया देखो सिंपली 8। बट दिक्कत ये है कि इनिशियल एक्टिविटी कितनी है उसके बारे में उसने कोई बातचीत नहीं की, है ना, कि इनिशियल एक्टिविटी कितनी है भाई वो तो बता। इनिशियल एक्टिविटी के बारे में उसने चूं तक नहीं की। हाँ, लेकिन एक काम करते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ तो A0 को A0 ही रहने दो, तो कम से कम मुझे इतना पता चल गया कि AT क्या होगा, A0/8 होगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्टिविटीज प्रेजेंट, मतलब उतने समय बाद कितनी परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, परसेंटेज की कैलकुलेशन करो, है ना। परसेंटेज ऑफ AT आफ्टर 180 डेज क्या हो जाएगा, A0/8। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना हमारे को मिला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था, तो इनिशियल मुझे नहीं पता कितना था, इनिशियल A0 था, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आंसर इज 100/8। और 100/8 सबको पता है कि कितना होता है, 12.5%, ठीक है। दिस इज, तो यानी कि अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी है तो या तो इनिशियल के टर्म्स में पूछ लेगा, A0/2, A0/9 इस तरीके का, या तो फिर वो तुमसे क्या करवा लेगा, परसेंटेज में। और जब परसेंटेज की बातचीत करोगे तो ऑटोमेटिकली जब डिनोमिनेटर में इनिशियल लोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ये नहीं सोचना है कि फॉर्मूले में सिर्फ WT होता है। फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, WT इक्वल टू W0/2⁻n, AT इक्वल टू A0/2⁻n। मतलब बेसिकली AT, NT, WT आर रिप्लेसेबल, W0, A0 एंड N, मतलब
एन नॉट आर रिप्लेसेबल। हाँ, ऐसा नहीं करना कि न्यूमरेटर में लेट से एन नॉट और डिनोमिनेटर में WT, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अच्छा चलो, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जब हमने केमिकल काइनेटिक्स की थी ना, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने किए थे। मतलब उसमें हमने 3 टाइप की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी थी आपकी। एक थी आई थिंक रिवर्सिबल, एक थी सीक्वेंशियल और एक थी पैरेलल। अब ये पैरेलल रिएक्शन का सवाल है, क्योंकि देखो रेडियो एक्टिव वाले भी तो आखिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं ना, ठीक है, वो भी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव में भी पैरेलल रिएक्शंस होंगी, रेडियो एक्टिव में भी सीक्वेंशियल होंगी, रेडियो एक्टिव में भी हो सकता है माइट भी रिवर्सिबल हो, है ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ भी हो सकती हैं। खैर, ये एक पैरेलल रिएक्शन है। K1 रेट कांस्टेंट के साथ B बना रही है और K2 रेट कांस्टेंट के साथ C बना रही है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तो मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग यहाँ पे K नहीं लिखते, हम तो यहाँ लैम्बडा लिखते हैं, लैम्बडा। तो तुम यहाँ लैम्बडा भी लिख सकते हो। क्वेश्चन वाले ने K लिखा है तो हमें बागी नहीं बनना है कि अरे K नहीं लिख सकते यानी कि सवाल ही गलत है। ऐसा नहीं यार, K एंड लैम्बडा इज अ कॉन्स्टेंट। तुम्हारा मन चले तो कल को तुम जाके आ से आम वाला अक्षर भी लिखाओ, ई से इमली लिख दो, दे आर जस्ट सिम्बल्स, ठीक है। अच्छा, 1.26 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ये पहले वाले का दिया है। दूसरे वाले का आपको दी हुई है वैल्यू 3.8 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। देखो, जो आपके पैरेलल रिएक्शन वाला टॉपिक है, जो रिवर्सिबल वाला टॉपिक है, या फिर जो सीक्वेंशियल वाला टॉपिक है, ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मैंने पढ़ाते वक्त भी तुमको बताया था कि इसमें कभी भी कोई भी चीज़ आपको डेरिवेशन पर्पस के तौर पे आपको नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, कभी नहीं पूछी जाएगी। आपको चीज़ें कैसी पूछी जाती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सीधा ग्राफ वाली, या फिर सीधा आप लोगों को क्या पूछ ली जाएगी, आप लोगों को वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले में आंसर निकालो, खत्म, डायरेक्ट है। उनको कोई झिकझिक नहीं, कोई बकवास नहीं, सीधा। तो यहाँ पे भी उसने देखो जो चीज़ तुमसे सीधा पूछी है वो पूछी है परसेंटेज ऑफ B एंड C, ठीक है। जब तुम पैरेलल रिएक्शन के आज नोट्स कॉपी ओपन करोगे ना, नोट्स कॉपी में इस परसेंटेज ऑफ B और इस परसेंटेज ऑफ C की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं पैरेलल रिएक्शंस में, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा कर दिया है, ठीक है, बराबर, इसका फॉर्मूला लिखवा कर दिया है। तो जब तुम इस फॉर्मूले के पास जाओगे तो तुम ये देखोगे कि परसेंटेज ऑफ B का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है कि B किस रेट कांस्टेंट से गया, वो K1 रेट कांस्टेंट से गया डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे 2 ही पैरेलल रिएक्शन है तो टोटल में K1 + K2 आएगा, अगर 3 होती तो तीनों का आता, ठीक है। ये पूछ सकता है, ये पूछा जाएगा। K1 K2 की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। हाँ, परसेंटेज में पूछा इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, इक्वल टू में आंसर। परसेंटेज और C पूछा है तो C किस रेट कांस्टेंट के साथ गया है, K2 रेट कांस्टेंट के साथ गया है। डिनोमिनेटर में K1 + K2 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, बात खत्म करो। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये वाला आपका रहता है काम। अच्छा, उसके अलावा मैं अभी इसका कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेशन मैं तुम पे छोड़ रही हूँ। मेरे पास आंसर की है, इसका अप्रॉक्स 76% के आसपास मिलेगा और इसका 23 के आसपास मिलेगा। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि मैम 76 और 23 100 नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं तो टोटल 100 आना चाहिए। तो मैंने आसपास वाला वर्ड देखो यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने ये नहीं कहा है कि एग्जैक्टली 76 आएगा, 76 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो आप कैलकुलेशन करिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होता है आप लोगों के क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। सीधा फॉर्मूला बेस्ड बात करो और चक चक खत्म। अच्छा, एक और ही प्यारा सा सवाल है, इस पे बात करती है तो मुझे बहुत ही पसंद है ये सवाल, मेरे को अच्छा लगा ये सवाल, एक्चुअली काफ़ी पसंद आया मेरे को ये सवाल। देखो, आप लोगों के पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका सिंबल X है, एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है, और इसका आपको T½ बेसिकली दे के रखा है, कितना, 10 दिन आपको दे के रखा है। अब ये बोलता है कि ये डीके हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पेरेंट बेसिकली कन्वर्ट होते हैं किसमें, आप लोगों के डॉटर में। तो कन्वर्ट होके इसने Y सिंबल का कुछ बनाया, A-4 और Z-2। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जब इनिशियली लिया गया था तो बेसिकली ये कितना लिया गया था, 10 ग्राम ये लिया गया था, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि आफ्टर 20 डेज, ठीक है, आफ्टर 20 डेज हाउ मच हीलियम विल बी कलेक्टेड। ये आपका सवाल, ये बहुत ही प्यारा सवाल है।
मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसीलिए अच्छा नहीं लगा कि ये इजी है, ये इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन सीरीज, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि कितने अल्फा निकल रहे हैं, कितने बीटा निकल रहे हैं, कितना हीलियम निकल रहा है। इसमें टी हाफ का भी तड़का लगा हुआ है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पहली बात तो यहाँ हीलियम कैसे आई, क्वेश्चन में तो ऊपर कहीं हीलियम का जिक्र भी नहीं है, यहाँ हीलियम कैसे आई? तो साफ साफ दिखता है या साफ साफ समझ में आता है। हमने ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में जहाँ पे डीके के बारे में बातचीत की थी, मैंने एक एक डीके बताए थे, तो उस डीके में मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब अल्फा डीके होता है तब हीलियम पार्टिकल बाहर निकलता है, और हीलियम के एक पार्टिकल के बाहर निकलने से पेरेंट के एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस आता है और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आता है। यानी कि ये डिफरेंस बेसिकली सजेस्ट करता है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुआ है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुआ है। कितने अल्फा पार्टिकल इजेक्ट हुआ आई डोंट नो। इमेजिन करिए, अभी यहाँ पे A-4 लिखा है, तो आप खुद सोचिए कि एक अल्फा पार्टिकल ही इजेक्ट हुआ होगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल यानी कि एक हीलियम बाहर गया होगा, क्योंकि एक हीलियम का ही तो वजन 4 होता है ना। अगर 2 जाते तो वजन 8 से कम होना चाहिए था, 3 जाते तो 12 से कम होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं गई है, सिर्फ एक गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो ठीक है। कितना हीलियम कलेक्ट हुआ होगा 20 दिन बाद? तो देखो, पहली बात आपको टी हाफ दिया है 10 डेज, मतलब उस चीज़ को डिकम्पोज होने में, आधा डिकम्पोज होने में 10 दिन लगता है ना। उसको आधा डिकम्पोज होने में कितना दिन लगता है? 10 दिन लगता है। और अभी आपको गिवन दिया हुआ है 20 दिन। जैसा अभी मैंने आपको ऊपर जितने भी क्वेश्चन कराए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं तुमसे n कैलकुलेट करने को कहूँगी तो तुम सिंपली नहीं कहोगे कि मैडम यहाँ पे n बराबर कितना है 2, बराबर आप यही कहोगे कि n बराबर यहाँ पे कितना है 2। ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t आप मुझे बताइए WT कितना होगा, कि 10 मतलब 20 दिन बाद WT कितना बचेगा। तो आप बोलोगे कि इनिशियली कितना लिया था, मैं कहूँगी कि इनिशियली मैंने 10 ग्राम लिया था, अपॉन में आप बोलोगे 2⁻² कर दो, तो 10/4 आ जाएगा। 10/4 यानी कि 5/2, 5/2 यानी कि बोलो कितना, 2.5 ग्राम, है ना, 2.5 ग्राम। यानी कि आफ्टर 20 डेज जो WT है, WT मतलब कौन, X, WT मतलब X, कितना X बचेगा, कितना X बचेगा। अब देखो, जो आप लोगों की रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री होती है, इसमें आप मोल मोल एनालिसिस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि मोल मोल एनालिसिस उस जगह लगाई जाती है जहां पर हमको शॉर्ट तरीके से ये पता हो कि हाँ यहाँ पे बैलेंसिंग मुमकिन है। भाई जब यहाँ पे अब तुमको यही नहीं पता है कि बैलेंसिंग मुमकिन है, तो ऐसे केस में, क्योंकि मुमकिन ही नहीं हो सकती ना, लेफ्ट साइड में अलग स्पीशीज है, राइट साइड में अलग स्पीशीज है, सो हाउ विल यू डू बैलेंसिंग, नॉट पॉसिबल। तो इन दैट केस यू कैनॉट डू बैलेंसिंग। तो अब क्या करें? तो याद करिए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा था, यानी कि मोल कंसेप्ट में हमने ये चीज़ सीखी है, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, राइट, ठीक है, अप्लाइंग POC, ये ऐसा कुछ पढ़ा है। हाँ, बट POAC भी तो तभी लगाते हैं ना जब लेफ्ट हैंड राइट साइड दोनों तरफ एटम सेम हो। अच्छा, तो यहाँ तो मैडम POAC भी नहीं लगा सकते। अब क्या करें? तो ऐसे में यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ अज्यूम ही करके चलनी पड़ती है कि ये जो आपको बेसिकली रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में ये एक है, इससे ये एक बना और उससे हीलियम भी एक बना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। यानी कि जब आपके पास X का एक मोल था, तो उससे जो हीलियम बन रहा है वो भी कितना मोल बन रहा है, 1 मोल, बराबर। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास 1 मोल X था, तो उससे जो हीलियम बना वो भी कितना बना, 1 मोल ही हीलियम बना। अब 1 मोल का मतलब आप मुझे बताओ, किसी भी स्पीशीज़ का 1 मोल किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक या उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना। अब क्या मुझे उस X का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास दिया है? नहीं दिया, तो मैं तो उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया है भाई, कैसे करें? ग्राम में तो कर नहीं सकते। अब दिक्कत हो गई। फिर तो हमारा तो सवाल भाई यहीं अटक गया। अब क्या करते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ।
कैसे करे कैसे करे कैसे करे। अच्छा, अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर यहाँ 2.5 ग्राम बचा है, अगर 10 में से 2.5 ग्राम यहाँ बचा है तो ज़रूर आपने, ठीक है, ज़रूर यहाँ पे क्या होगा, 7.5 ग्राम यहाँ आया होगा और 7.5 ग्राम यहाँ आया होगा। लग रहा होगा कई लोगों को एग्जैक्टली क्यों ऐसा, क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी है इसीलिए ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर a माइनस एक्स होता है तो यहाँ x बनता है, इसी तुक पे ना। अच्छा, तो ऐसा भी जिन लोगों को लग रहा है उन लोगों के अकॉर्डिंग अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास कितना वेट ऑफ हीलियम है, तो उनके अकॉर्डिंग तो मेरे पास 7.5 ग्राम ऑफ हीलियम है ना। उन लोगों के अकॉर्डिंग तो मेरे पास 7.5 ग्राम ऑफ हीलियम है। और अगर मेरे पास 7.5 ग्राम ऑफ हीलियम है तो उस 7.5 ग्राम ऑफ हीलियम से अगर मैं उसके क्या नाम है उसका, एटॉमिक मास, उससे अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, उसके मोल्स ऑफ हीलियम पता चल जाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना हीलियम कलेक्ट होगा 20 दिन बाद, तो कितना, वैसे तो आप मोल्स में भी जवाब दे सकते हो बट प्रेफरेबली हम वॉल्यूम में देते हैं। तो देखो गैसियस स्टेट में ये सब पढ़ के रखे हुए हैं कि जो आपका हाइड्रोजन गैस होती है या फिर जो ये हीलियम गैस होती है, ये बेसिकली क्या करते हैं, आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। और आइडियल बिहेवियर अगर ये शो करते हैं, ठीक है, अगर ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, इसका मतलब ये कि 1 मोल बराबर STP पर कितना, 22.4 लीटर, है ना, यही होता है। ठीक है, लेकिन इस तकनीक से मत जाना, ये ग्राम वाली जो तकनीक मैंने आपको बताई इससे बिल्कुल मत जाना। ऐसा जाओगे आंसर आएगा नो डाउट, बट मर जाओगे, कतई मत जाना इससे। ठीक है, इससे ट्रैवल मत करना, ठीक है, इससे ट्रैवल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इससे अगर हमने ट्रैवल किया तो दिक्कत आ जाएगी। फिर कैसा है, अब आगे कैसे ये गाड़ी बनाए हम, तो मुझको तो अब अटक गई मेरी गाड़ी, है ना, क्योंकि जब हमारे आपको बस इतना पता है कि 1 मोल अगर मैं लेती हूँ एक्स का तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, आप लोगों के 1 मोल एक्स अगर लेते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल आपके क्या नाम है उसमें, हीलियम में। फिर अब आगे कैसे करें, और उसके बाद हमें 1 मोल एक्स जो है उसका वैल्यू भी तो नहीं पता है, मतलब जो नीचे में है आप लोगों के पास, जो मैं बोल रही हूँ कि 7.5 ग्राम का हीलियम बनेगा, मैं ये कह रही हूँ कि 2.5 ग्राम का एक्स बचेगा, है ना, तो वो तो सब गलत है, क्योंकि वो बचेगा बराबर, वो बचेगा वाला है, वो जो अपन ने लिया था ना अभी कैलकुलेशन में 2.5 ग्राम ये है तो इससे 7.5, तो ये जो 2.5 है ये बचेगा है, यानी कि कितने मोल्स बचे, ठीक है, कितने मोल्स बचे बराबर। तो मुझे एक्स का तो यहाँ पे वही नहीं पता ना, एटॉमिक मास। फिर अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो बहुत ही सिंपल सा एटीट्यूड है इस क्वेश्चन को करने का, सीधी बात है। T½ यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 दिन और आपको टाइम दिया हुआ है 20 दिन, यानी कि n बराबर 2, यानी कि 2 हाफ लाइफ हुई होगी। तो इसका मतलब समझो, स्टार्टिंग में अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरे पास 1 मोल एक्स था, तो जब पहली T½ हुई तो उससे क्या हुआ होगा, अगर मेरे पास मान लेते हैं एक्स का कितना था, 1 मोल था, ठीक है, अगर मेरे पास जब रिएक्शन शुरू हुई तो एक्स का 1 मोल था, फिर आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ होने के बाद मेरे पास एक्स कितना बचा होगा, मेरे पास एक्स 1/2 बचा होगा। फिर उसके बाद क्योंकि 20 डेज बोला है, मतलब 1 हाफ लाइफ और हुई होगी, और उस वक्त मेरे पास एक्स कितना बचा होगा, हाफ का भी हाफ, यानी कि बोलो कितना, 1/4 बचा होगा। अब एक बात बताइए, अभी अभी हम लोगों ने बात की कि अगर आपके पास एक्स का 1 मोल यूज होता है तो 1 हीलियम बनता है। अगर एक्स का हाफ बचा, अगर एक्स का हाफ बचा, इसका मतलब क्या कि खर्च कितना हुआ होगा, खर्च भी तो हाफ ही हुआ होगा। अगर 1 में से हाफ बच गया तो खर्च कितना होगा, हाफ एक्स खर्च हुआ होगा। तो इसका मतलब कितना हीलियम प्रोड्यूस हुआ होगा, हीलियम भी एक्स ही प्रोड्यूस, मतलब हीलियम भी आपका हाफ ही प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब आप 1 मोल एक्स लेते हो तो 1 मोल एक्स से 1 मोल हीलियम बन जाता है,
राइट। वैसे ही जब सेकेंड हाफ लाइफ हुई तो सेकेंड हाफ लाइफ में आपके पास ऑलरेडी हाफ था, हाफ से आप 1/4 गए, हाफ से आप बेसिकली कहाँ गए 1/4 गए। तो कितना खर्च हुआ, कितना बचा उससे कोई मतलब नहीं है, कितना खर्च हुआ 1/2 खर्च हुआ एक्स का। तो अगर एक्स का 1/2 नहीं सॉरी कितना खर्च हुआ 1/4 खर्च हुआ एक्स का, है ना। एक्स का कितना खर्च हुआ 1/4 खर्च हुआ। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में अब जब इसका 1/4 खर्च हुआ तो हीलियम भी कितना बना होगा, हीलियम आपका 1/4 बन गया होगा। तो मतलब पहली हाफ लाइफ में 1/2 हीलियम बना, तीसरी मतलब दूसरी हाफ लाइफ में 1/4 हीलियम बना। तो जो टोटल हीलियम बना, टोटल मोल ऑफ हीलियम बना, वो कितना बना, वो बना 1/2 + 1/4, यानी कि 0.5 + 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75, 0.75 बराबर 3/4। तो बोलोगे मैम पहले भी तो 7.5 आ रहा था, बट यार वो ग्राम में था, है ना, और ग्राम में था यानी कि उसका कुछ एब्सोल्यूट नहीं था। खैर इतना मोल ऑफ हीलियम बना। अब सीधी सीधी बात है, ये एक आपकी आइडियल गैस है, आइडियल गैसेस का लिए 1 मोल बराबर STP पर 22.4 लीटर होता है। तो अगर आपके पास 3/4 मोल है तो कितना होगा बताइए, बस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो आंसर विल बी आपका 3/4 × 22.4 आंसर आ जाएगा जो भी होगा लीटर में। ये इस तरीके से। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें आपको ये नहीं मतलब रिएक्टेंट कितना बचा ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट साइड में जो रेज निकली उसका कितना वॉल्यूम वहाँ पे हीलियम वीलियम कलेक्ट हुआ होगा। तो इस तरीके से करना। ज़्यादा बड़ी हाफ लाइफ तक को तुमको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ही हाफ लाइफ में हमें कैलकुलेशंस करना आसान होता है, 3 में होता है, 4 में होता है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ तक नहीं ले जा सकता ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छा लगता है। खैर जिस दिन हमने ये टॉपिक पढ़ा था आप लोगों का, कौन सा, ये क्या नाम है यार इसका, ये केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों की, रेडियो एक्टिव चीज़ों की, तो उस वक्त हमने बात की थी कुछ यूनिट्स की। मैंने उस दिन तुम लोगों को बताया था कि वैसे तो आप लोगों का DPS एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, बेक्यूरल एक स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है ना, आपकी एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव की एक्टिविटी की। बट क्यूरी ये सब भी आप लोगों की क्या है यूनिट्स हो सकती है। और तुमको मैंने इंटर कन्वर्जन्स भी बताए थे, जिस तरीके से अपन इंटर कन्वर्जन्स नहीं करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, उस तरीके के। तो वैसे ही कुछ इंटर कन्वर्जन्स वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोगों के पास एक क्या है, रेडियम का टुकड़ा है जो कि आप लोगों के पास 1 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बढ़िया है। अब बोल रहा है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो 0.5 क्यूरी है। अभी तक तो हमने खैर एक्टिविटी वाला कोई क्वेश्चन किया नहीं है, अभी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे, एक्टिविटी से डील करेंगे। पहली बात तो उसने आपसे हाफ लाइफ पीरियड पूछ लिया है, ठीक है, उसने आपसे ये पूछ लिया है कि उसका T हाफ बराबर बताइए कितना होगा। खैर T हाफ निकालना बहुत ही आसान चीज़ होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री जो होती है, ये रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री क्या करती है, आप लोगों की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो ऐसे केस में एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, बोलिए क्या, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस्तेमाल किया है। आप बस इस लैम्बडा को ढूंढ लीजिए, बाकी क्वेश्चन अभी रीड मत करना। लैम्बडा को ढूंढने के लिए कुछ तो दो। अगर आप इनिशियल वेट देते, बाद का वेट देते, टाइम देते, तो हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लैम्बडा ढूंढा था हम यहाँ भी ढूंढ लेते। बट यहाँ पे तो आपको कुछ एक्टिविटी जैसी चीज़ दे दी कि 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी है 0.5 क्यूरी। इस एक्टिविटी से हम कैसे डील करें, बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो देखो, एक्टिविटी को सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिविटी बेसिकली होती है -dN/dt। तो ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 क्यूरी। और मैं बता दूं, क्यूरी एक ऐसा यूनिट नहीं है, तो आपको इसको सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। और एसआई यूनिट होती है कौन, डीपीएस। अब 1 क्यूरी से, मतलब क्यूरी को अगर डीपीएस में मुझे कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जो पुरानी क्लास में मैं ऑलरेडी बताई हूँ। ये डीपीएस में आपको एक्टिविटी की मतलब -dN/dt की वैल्यू मिल गई।
साथ ही साथ में हमने जिस दिन केमिकल काइनेटिक्स रेडियो एक्टिविटी की पढ़ी थी उस दिन भी इस बारे में बात किया था कि -dn/dt किसके बराबर होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ n के बराबर होता है। बल्कि इसी चीज को तो हम लोग इंटीग्रेट करके उस इक्वेशन तक पहुंचे थे कि लैम्डा t इज इक्वल्स टू 2.303 log base 10 a0/80, है ना। अब देखो -dn/dt आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है 0.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.7 10⁻10 डिवाइडेड बाय n। अब बात आती है n क्या है, ये सबसे महान चीज है। n क्या है, देखो n दो प्रकार के होते हैं, n0 nt। यहाँ पे जो n का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से n है, ये बेसिकली आपका इनिशियल आप मान के चले, क्योंकि आप एक्टिविटी भी इनिशियल लेवल की ही है। खैर ये आपका इनिशियल वाला है, इनिशियल वाला। अब ये n है क्या, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आता है? बेशक आता है, मोल कंसेप्ट में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला, मोल्स निकाल लीजिए, Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो गई कहानी। तो अभी मोल्स कैसे निकालें, तो दिया है ना इंफॉर्मेशन कि आपने जिस चीज की एक्टिविटी निकाली है, जिस रेडियम की एक्टिविटी निकाली है वो 1 ग्राम है, तो 1 डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास जो कि क्वेश्चन में दिया है 226, नहीं भी दिया हो तो याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय Na। यहां से आपका लैम्बडा आ जाएगा। ये लैम्बडा आ गया, इस लैम्बडा को T½ के फॉर्मूले में जाके पुट कर दो, T½ आ जाएगा, ठीक है। तो T½ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 0.693, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा की जगह मैंने पुट किया 0.5 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 अपॉन में जो क्वांटिटी है 1/226, तो 226 तो खैर यहीं रह जाएगा, इंटू 1 और इंटू n यहाँ आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, सॉल्व करो और T½ की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इसका जो T½ आता है वो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कितना आएगा। ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3164 ईयर्स। लेकिन अभी जब आप इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपका T½ कतई भी ईयर्स में नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो एक्टिविटी ली है ना, वो हम लोगों की कितनी दी हुई है, DPS। DPS का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकेंड। तो यानी कि अभी जब आप इस फॉर्मूले को यूज करके वैल्यू पुट कर कुरा कर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। सेकंड से ईयर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबली जब हम लोगों को चीज़ें दी हुई रहती हैं ना, तो ऐसे केस में हमको कभी भी सेकंड में प्रोबेबिलिटी कम होती है T½ की। ईयर्स में होगा, मंथ्स में होगा, डेज में होगा, तो ऐसे में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। किस तरीके से करना है, आपकी एक्टिविटी के फॉर्मूले को क्या कहते हैं, उसकी SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर लैम्बडा कैसे निकालते हैं, ये सारी वार्तालाप हमने बेसिकली इस क्लास में अभी आज के की है ना। अभी इसी क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और कैलकुलेट पूछी है, वो पूछा है कि जाइए जाके बताइए कि अगर हमारे पास 2 ग्राम का रेडियो एक्टिव रेडियम होता और अगर उसको हम 0.25 ग्राम करना चाहते तो कितना टाइम लगता, है ना। तो कितना टाइम लगता, वो बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितना टाइम लगता 2 ग्राम से उसको 0.25 ग्राम होने में। तो देखो सबसे पहले तो 2 ग्राम से 0.25 ग्राम जाने तक आप कितनी हाफ लाइफ आपको लग रही है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि अगर वो आपसे ये कह रहा है कि इनिशियली मेरे को W0 दिया है 2 ग्राम और WT दिया है 0.25 यानी कि 25/100, तो मुझको आप बताइए कि कितनी हाफ लाइफ हुई। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है आप लोगों का, WT = W0 अपॉन में 2⁻n बराबर। तो यहाँ से आप 2⁻n को मैं लिख सकती हूँ W0 अपॉन WT यानी कि 2/25 अपॉन में 100। तो ये 200/25 हो जाएगा, 200/25 यानी कि 8, तो 2 की पावर n = 2 का क्यूब। सो देयरफॉर यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी कि 2 ग्राम से 0.25 ग्राम अगर आपको जाना है तो 3 हाफ लाइफ से होकर गुजरना पड़ेगा। जब उसकी 3 हाफ लाइफ होंगी तब आप बोल सकते हो कि हाँ करके मेरा जो पर्टिकुलर चीज़ है वो 0.25 ग्राम में पहुंच गई, तब आप बोल सकते हो।
अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। अब उसको 3 हाफ लाइफ जाने में कितना वक्त लगेगा? अगर भाई एक हाफ लाइफ, मैंने जैसे अभी बताया कि एक हाफ लाइफ जो होती है, एक हाफ लाइफ के लिए कितना टाइम बताया मैंने आपको, 3164 ईयर्स लगते हैं। तो अगर ऐसी 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो बताइए उसको कितना समय लगेगा? आएगा आपका कुछ 9000 के आसपास का, 9-9.5 के आसपास का। यानी कि उसको 2 ग्राम से 0.25 ग्राम बचने के लिए 9000 साल लग जाएंगे। एंड ये रियलिटी है, ऐसा मत समझना कि ये कोई ऐसा मैं फेक रही हूँ और तुम लपेट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सही में इसकी रियलिटी है। आप गूगल सर्च करना, आपको अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अलग अलग हाफ लाइफ पता चलेंगे। पता चलेगा कि किसने कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको डिकम्पोज होने में भैया बहुत वक्त लग जाता है, असंख्य। तो ऐसे में ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अरे ये तो आप वो बता रहे हो जो अनइमेजिनेबल या इमेजिनरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे सवाल तुम लोगों के पेपर में तुमको फेंके जाते हैं। खैर, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, 2 मिनट नहीं, उसको हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ये वाले, 1 मिनट रुको, सोचने दो, एक बार मैं देख लेती हूँ कहीं कोई सवाल JEE या AIEEE में आया है क्या। नहीं, अभी तो फिलहाल देखो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है करंटली। ठीक है, इस टाइप के सवाल वो तुमको लेके देगा पकड़ने को, और तुम्हें पटाख से उसको कैसा है पकड़ लेंगे। ठीक है, ये इसी टाइप के नन्हे मुन्ने। और नेक्स्ट जो तुमको चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं वो बेसिकली ये पूछी जा सकती हैं कि जो आपका कार्बन डेटिंग वगैरह टॉपिक जो होता है, उस पर्टिकुलर कार्बन डेटिंग वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल्स, तो उस टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल्स पूछता है तो वो तो और भी लट्टू छाप है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें तो बस इतना है कि 1 या 2 फार्मूला आपको दिया जाएगा, उसी फार्मूले को आपको याद रखना है और उसी पर्टिकुलर फार्मूले से आपको क्या करना है, आंसर्स को कैलकुलेट करके देना है। बाकी ये जो रेडियो एक्टिव डीके की जो यूनिट वाला झोल है, ये क्यूरी वगैरह का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो कन्वर्जन फैक्टर आपको बताया गया था कि DPS से क्यूरी में कैसे जाते हैं, बैक्यूरेल का क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। एक और मैं क्वेश्चन चलो खैर करवा ही देती हूँ, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, 1 या 2 क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? आपके पास एक सैंपल है, किस चीज़ का सैंपल है? 14 CO2 का, मतलब ऐसा CO2 जिसमें कार्बन जो है वो 14 कार्बन है। अच्छा, इस वाले को हम लोग क्या करने वाले हैं, मिक्स करेंगे ऑर्डिनरी CO2 के साथ। आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि बायोलॉजिकल ट्रेसिंग कैसे की जाती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करके। बेसिकली ये इस काम में आता है, जैसे अगर हम लोग बायोलॉजी में कभी नहीं पढ़ते कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में इतना लीटर ऑफ ब्लड होता है, तो हमें कैसे पता कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर में इतना लीटर ऑफ ब्लड होता है? हमें कैसे पता? क्या हमने इसको पता करने के लिए कुछ ऐसा किया कि बॉडी को काट दिया, उसके अंदर का सारा हम लोगों ने ब्लड निकाल लिया, सारा का सारा ब्लड निकाल लेने के बाद कोई कटोरे में जमा किया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने डाला और मेजर किया कि अच्छा ये तो इतना ml या इतना लीटर है? ऐसा नहीं करते, किसी को काट मार थोड़ी ना डालेंगे, है ना। तो ऐसे केस में हम लोगों को कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा ना कि किस तरीके से हमको अगर किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी क्वांटिटी कितनी अमाउंट में है अगर ये पता लगाना है फिर तो। ठीक है, तो अब खैर ये तुम लोगों के सामने सवाल है, थोड़ा सा लेंदी है, अभी तक के जितने भी सवाल किए थे उसके रिस्पेक्ट में, उसी की ये वन ऑफ द एप्लीकेशन टाइप का सवाल है। खैर पढ़ लो सवाल को पहले तो अच्छे से, पहले मैं भी लिख लूँ इसको पूरा। चलो डन। देखो क्या बोल रहा है कि आप लोगों के पास एक 14 CO2 का सैंपल है जिसे हम किसी एक्सपेरिमेंट के लिए नॉर्मल अपने 12 कार्बन वाले CO2 के साथ मिक्स करना चाहते हैं। अब ऐसे करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमने 10 ml की डाइल्यूटेड गैस ली और कहा कि आप जो 10 ml की डाइल्यूटेड गैस ले रहे हो उसके पास ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहले तो 10 ml की डाइल्यूटेड गैस ली और 10⁻⁴ डिसइंटीग्रेशन पर मिनट होना चाहिए। अब डिसइंटीग्रेशन पर मिनट ये किस चीज़ की यूनिट है? ये इतना आप अक्कल लगाओ, ये आपके एक्टिविटी की यूनिट है ना। एक्टिविटी का जो सिंबल होता है
वो आपका A हो सकता है, माइनस dN/dt हो सकता है। तो बेसिकली ये आपको दिया है 10⁴ DPS, लेकिन ये किसके लिए दिया हुआ है? ये अगर आपने 10 ml की डाइल्यूटेड गैस ली तो उसके लिए इतना रहेगा। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है अगर मेरे को 60 के बाद में, हाँ, लीटर, अगर मुझे 60 लीटर की डाइल्यूटेड गैस बनानी है STP पर, तो 60 लीटर की डाइल्यूटेड गैस बनाने के लिए मुझे एक्टिविटी कितनी रखनी होगी? अगर 10 ml के लिए मुझे एक्टिविटी इतनी दी हुई है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर, एक मिनट, अच्छा पर मिनट है क्या यार? देखो, ओ माय गॉड, मैंने इसको DPS लिख दिया, ओ माय गॉड, ये DPM है। वैसे ऐसा यूनिट क्या होती है? DPS। तो खैर मैं इसको DPS में कन्वर्ट कर लेती हूँ। लो, 60 से डिवाइड किया, हो गया ये DPS में कन्वर्ट, है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में हो गया कन्वर्ट, डन, ओके। अब वो बोल रहा है कि अगर 10 ml की डाइल्यूटेड गैस को इतना डिसइंटीग्रेशन है, तो अगर मैं 60 लीटर की डाइल्यूट गैस बनाऊंगी तो उसको कितना लगेगा? अ वेरी सिंपल मैथ्स कि अगर 10 ml की बात की जा रही है, 10 ml को तुम चाहो तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर जो क्वांटिटी आपको लीटर में दी थी आप उसको ml में कन्वर्ट कर लो, चॉइस इज योर्स। तो मैं क्या कर लेती हूँ, ml वाले को लीटर में ले आती हूँ। ये इतने के लिए आपको ये चीज़ इतनी दी हुई है, बराबर। अगर आप कितना लेकर आए, 60 लीटर्स लेकर आए, तो बताइए ये चीज़ कितनी होगी? ये आपका सवाल है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी? ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी? 60 इंटू 10⁴ अपॉन में 60 इंटू 10⁻⁻²। ये तो उड़ गया। सो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10⁻6। ये आ गई इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, है ना, ये इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई। यूनिट क्या है इसकी? DPS की, यानी कि अगर 60 लीटर के लिए आप एक्टिविटी पूछेंगे तो 60 लीटर के लिए एक्टिविटी होगी 10⁻6। ऐसा मत सोचना कि 60 है तो 10⁻6, 70 होगा तो 10⁻6, ये मत सोचना। मैंने कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन के बाद जो आया है वो मैंने तुमको बताया। बट क्वेश्चन खत्म हो गया, बट क्वेश्चन वाले को चैन ना मिला, उसे अच्छा नहीं लगा कि अरे यार इतने जल्दी क्वेश्चन खत्म हो गया, तो उसने थोड़ी सी टांग अड़ा दी। उसने बोला कि ये मेरे को आंसर चाहिए माइक्रो क्यूरी में। किस में चाहिए मुझे आंसर? माइक्रो क्यूरी में। तो देखो, क्यूरी और आपको पहले तो DPS, इसके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया है। एक क्यूरी, ठीक है, क्यूरी का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल i। एक क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 DPS के बराबर होती है। और क्वेश्चन में लेकिन माइक्रो क्यूरी बोला है, क्योंकि देखो ना सामने ये वाला सिंबल लग गया, इसका मतलब होता है माइक्रो। माइक्रो बेसिकली मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, है ना। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स है, जैसे किलो मतलब 10⁻3, तो वैसे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6, ठीक है। तो एक माइक्रो क्यूरी कितने की होगी? अगर एक क्यूरी इतने की है तो माइक्रो क्यूरी कितनी होगी? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 10⁻6 से डिवाइड, ठीक है, बढ़िया है। तो अभी फिलहाल जो DPS है, इस DPS को पहले तो आप क्यूरी में कन्वर्ट कर लो। तो एक्टिविटी अगर मैं क्यूरी में कैलकुलेट करना चाहूँ तो एक क्यूरी इतने DPS के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं, मुझको ये पूछे कि 10⁻6 DPS ये कितने क्यूरी के बराबर होगा, तो क्या करेंगे इसके लिए? 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3.7 इंटू 10⁻10, ये आएगा, ठीक है। इससे आंसर जो भी आएगा वो क्यूरी में आएगा। बट क्वेश्चन वाले को तो अच्छा नहीं लग रहा ना, उसको तो माइक्रो क्यूरी चाहिए। तो माइक्रो क्यूरी का एक ही हिसाब किताब होता है कि आप अपने आंसर को 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आए 10⁻6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मैं 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये तो बेसिकली चला ही गया, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली माइक्रो क्यूरी में आ गया। सो आंसर इज 1/3.7 इंटू 10⁻10 माइक्रो क्यूरी। अब ऑब्वियस है कि जो ऑप्शंस आपको पेपर में दिए होंगे वो डेफिनेटली 1/3.7 इंटू 10⁻10 नहीं होगा, सिंप्लीफाइड होगा। जैसे अभी फिलहाल मेरे पास जो आंसर है वो है 27 माइक्रो क्यूरी, यानी कि उसने सॉल्व किया है 1/3.7 को, उसने पहले सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया वगैरह वगैरह, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा। और इसी क्वेश्चन का मैं तुम्हें एक वर्जन और बताती हूँ, इसी सेम, ये जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया ना,
इसी सेम क्वेश्चन का एक वर्जन और बताती हूँ। इस वर्जन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मतलब इसी सेम क्वेश्चन को इस तरीके से भी। कैसा रहता है, आपको बस बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। अगर बेसिक केमिस्ट्री आती है तो तकलीफ नहीं है, अगर बेसिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो तकलीफ है। फिलहाल 1-2 मिनट आगे थोड़ा स्किप कर लेना, मुझे क्वेश्चन लिखना होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लिखने में वक्त लग जाएगा। चलो क्वेश्चन डन हो गया है, सवाल पढ़ लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, सेम वही चीज़ है ना। क्या बोल रहा है कि आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है पर एमएल मतलब समझ लो कि वो 1 ml के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, जैसे ऊपर 10 ml के रिस्पेक्ट में बात किया था। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे पर ml के रिस्पेक्ट में मतलब 1 ml के लिए बेसिकली बात कर रहा है। अब बोल रहा है कि 1 ml अगर हमारे पास है तो उसकी एक्टिविटी है x, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, 1 ml अगर मेरे पास है तो उसकी एक्टिविटी है x। अब बोल रहा है कि उस 1 ml में, ठीक है, 1 ml में हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू 200 ml ऑफ दिस। अगर इसी का मेरे पास 1 ml के बदलाए 200 ml होता, अगर होता तो देखो एक्टिविटी वॉल्यूम के साथ चेंज हो जाएगी। तो पहली बात, अगर 1 ml के लिए आपके पास x है तो अगर आपके पास वही सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट 200 ml होता, या वो जो भी गैस है जो भी लिक्विड है 200 ml होता, तो उसके लिए एक्टिविटी कितनी होती? तो एक्टिविटी उसके लिए कितनी होती? 200 टाइम्स ऑफ x। इस बात से तो एग्री करते हो, सारी मैथ से। अब बोल रहा है कि 200 टाइम्स ऑफ x यानी कि 200 ml, वॉल्यूम कितना है 200 ml, उसके लिए एक्टिविटी कितनी है 200x। अब बोल रहा है कि 200 ml के इसमें मैं कितना पानी डालूं, डाइल्यूट करना है उसको बेसिकली सोल्यूशन, ताकि एक्टिविटी फॉल्स टू x/20 पर ml। ध्यान से सुनना, फॉल्स के बाजू में TO2 लिखा है। क्या लिखा है? TO2, यानी कि एक्टिविटी x से x/20 हो गई है ना। बाय नहीं लिखा है, बाय का मतलब क्या होता है, डिफरेंस से कैलकुलेट करना पड़ता है कि अच्छा फिर फाइनल वैल्यू क्या होगी। जैसे अब मैं कहूंगी कि प्रीवियस पेपर में मेरे 96 मार्क्स आए थे, नाउ आई एम ड्रॉप्ड टू 92, इसका मतलब मैं 92 पे आके गिर गई हूँ। 92 इज माई नाउ करंट मार्क्स। और अगर मैं ऐसा लिखूंगी आई एम ड्रॉप्ड बाय 92, इसका मतलब है 98 माइनस 92 कर भैया 6 आए मेरे को। तो ये जो वर्ड होते हैं केमिस्ट्री में टू और बाय, ये आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे खैर उसने क्या बोला है कि अब 4 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी कितनी हो जानी चाहिए x/20। मतलब x/20 से उसको शांति नहीं मिल रही थी, उसने उसमें एक तड़का और लगा दिया, लो आफ्टर 4 हाफ लाइफ। ले बताओ ये क्या बात हुई, है ना, ये क्या बात हुई कि उसमें और तड़का लगा दिए। खैर मेरे को जितना जितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना करती जाती हूँ। मतलब अब की जो न्यू कंडीशन है, न्यू कंडीशन ये कहती है कि अब 1 ml की एक्टिविटी x नहीं होगी, अब 1 ml की एक्टिविटी x/20 होगी। तो अगर मेरे पास 200 ml होता, क्या मेरे पास 200 ml है इस x/20 तक पहुंचने के लिए? नहीं, मेरे पास 200 ml थोड़ी ना है। 200 ml में पानी डाला तभी तो x/20 आया। तो कितना पानी डाला यार तुमने? मुझे नहीं पता मैंने कितना डाला, तो 200 प्लस समथिंग v डाला होगा, v ml ऑफ वाटर डाला होगा। तो उस 200 प्लस v ml ऑफ वाटर की एक्टिविटी बता कितनी है, बताओ। तो उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि x/20 200 और प्लस में कितना v वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि मैं न्यू कंडीशन की अगर बात करूं तो न्यू कंडीशन कहती है कि वॉल्यूम अगर 1 ml है तो एक्टिविटी होगी x/20, लेकिन अब आपका वॉल्यूम है 200 प्लस v, तो अब आपकी एक्टिविटी है x/20 ब्रैकेट में 200 प्लस v। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है। सारी मैथ्स की है और कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो 4 हाफ लाइफ, ये वाला जो वर्ड है,
इसकी क्या नीड थी, 4 हाफ लाइफ वाली चीज़ की क्या नीड थी? मतलब देखो, इसकी ये नीड थी कि अगर हम 4 हाफ लाइफ के बाद की बात कर रहे हैं, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, 4 हाफ लाइफ के बाद की बात कर रही हूँ, तो 4 हाफ लाइफ के बाद में वेट में कुछ ना कुछ चेंज तो आया ही होगा, है ना? कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, उसके एक्टिविटी में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, बराबर? मैं बोलूँगी बराबर है, सही कह रहे हो। तो अगर आफ्टर 4 हाफ लाइफ मैं तुमसे पूछती हूँ कि AT और A0 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तुम कहोगे ये रिलेशनशिप है। पूरे एंटायर न्यूमेरिकल्स में मैं यही करवा रही हूँ जब से। तो AT कितना होगा, आप कहोगे A0 कितना था, तो मैं कहूँगी इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग 200 ml के लिए तो A0 200x था, तो यहाँ आप बोलोगे रख दो मैडम 200x, और 2⁴ क्योंकि आपको हाफ लाइफ 4 दी हुई है। अब लेकिन आफ्टर 4 हाफ लाइफ एक्टिविटी वेरी तो नहीं करेगी ना, दोनों एक्टिविटी सेम ही होंगी, तो इसीलिए हमने इनको क्या कर लिया, इक्वेट कर दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है, जो कि तुम करोगे। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझको ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोगों का एक्टिविटी x/20 पे ड्रॉप हो जाए। ठीक है, इतना हम लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने ऊपर क्या बताया कि इतने ml का CO2 इतने में मिक्स करना है। कल को क्वेश्चन इस तरीके से आ जा सकता है कि एक डॉक्टर नहीं, एक साइंटिस्ट है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर जानवर की बॉडी में, उसने क्या किया, इतने ml का कोई तो सैंपल इंजेक्ट किया जिसकी एक्टिविटी इतनी इतनी है, ठीक है, जिसकी एक्टिविटी इतनी इतनी है, और उसके बाद वो ये देखता है 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, है ना, इस तरीके का काम। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, बट खैर मैं उसको इसमें अभी नहीं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, और उस रेडियो एक्टिविटी की एप्लीकेशंस में किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम है आप वो कैसे कैलकुलेट करते हो, हम उस पर बातचीत करेंगे, तब मैं उस न्यूमेरिकल के साथ डील करूँगी। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अभी तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आंसर्स मैं तुम्हें दे देती हूँ, उन आंसर्स के साथ तुम ताकि टैली कर सको कि तुम्हारा आंसर जो आया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, नहीं ये तो खैर मैंने करवा लिया। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ 14 कार्बन आइसोटोप विल हैव an activity equal to 1 क्यूरी। ठीक है, मतलब 14 कार्बन की ऐसा कितना मास में लूँ ताकि उसकी एक्टिविटी 1 क्यूरी के बराबर आ जाए, और उस 14 कार्बन वाले का टी हाफ आपको दिया है 5730 ईयर्स, और ये सच है, सही में उसको 5700 साल लग जाते हैं उतना आधा डिकम्पोज होने में। ठीक है, तो खैर क्यूरी में कभी काम नहीं करना, वो ऐसा ही यूनिट नहीं है, आप उसको DPS में कन्वर्ट करना, जो कि आप डेफिनेटली कर लोगे। आपको टी हाफ दिया है तो टी हाफ से लैम्बडा निकाल लोगे, क्योंकि टी हाफ से और क्या कर सकता है एक बंदा, लैम्बडा ही निकाल सकता है। अच्छा, अब आपको एक्टिविटी भी दी हुई है, आपको लैम्बडा भी दिया है, और हम सब जानते हैं कि -dN/dt जो कि बेसिकली और कुछ नहीं आपकी एक्टिविटी है, वो इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ n होता है। ये पता है, ये पता है, आप n निकाल लो। अगर आपको n पता चल गया तो n इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, और क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है तो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए हैं तो आप उसको Na से डिवाइड करके, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके आप उसका वेट ऑफ ग्राम निकाल लो। तो ये सारी गणित है और कुछ नहीं, तो 0.2244 ग्राम ये इसका आंसर आता है। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, बराबर। अच्छा चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन और है होमवर्क में लिए। आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया है, उसका हाफ लाइफ आपको दी हुई है कितनी, 100 सेकेंड्स। आपको यहाँ पे सुन लो, कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट करना है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, और आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज लाइफ पीरियड, जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैपिटल T सिंबल से इंडिकेट किया था। और आपको ये भी बताना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक
ठीक है, फॉर 90% डिके, अगर उसको 90% डिके होना होगा तो उसको इस 90% डिके के लिए कितना वक्त लगेगा। मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे इसका आंसर हम लिखेंगे 0.00693 सेकेंड इनवर्स, इसका आंसर लिखेंगे 144.3 सेकेंड, इसका 332.3 सेकेंड। ये मेरे पास आंसर्स है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक्स हमारे छोटे छोटे बाकी रह गए। एक है वो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, कितनी टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, हम सबको पता है कि 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, मतलब ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ, फ्यूजन एंड फीजन, है ना। अच्छा, और उसके अलावा 1-2 टाइप्स और है जो आपने कभी सुना नहीं है, जैसे प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल्स, स्पेलेशन। सिर्फ उनकी डेफिनेशन रीडिंग करनी है, एक एक ठोक एग्जाम्पल देखना है। थेरी वाला छोटा सा टॉपिक है, उससे रिलेटेड एक आधी न्यूमेरिकल्स है। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ना है। ऑब्वियसली मुझे तुम्हें एक असलियत के न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं लेकर जाना है, बट किस न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, किस तरीके से वहाँ पे कंट्रोल रॉड्स, क्योंकि कंट्रोल रॉड्स वाले टॉपिक पे अलग अलग स्टेट के सीईटी में कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, इनमें से कंट्रोल रॉड्स कौन होते हैं, मॉडरेटर कौन होता है, कूलेंट कौन होता है, ऐसे अलग अलग सीईटीज में पूछा जा चुका है। तो कल का हमारा जो क्लास रहेगा वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्लास रहेगा। इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। और आखिरी क्लास जो इसकी रहेगी वो रहेगी आपके एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी पर, जिसमें हम कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर कितना ब्लड है बिना उस एनिमल को काटे, और अदर मेडिसिनल पर्पस के लिए उसके यूजेस क्या है, इससे बात करेंगे। आफ्टर 2 days दिस क्लास विल बी ओवर। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं। अगर